नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 5, जिसका नाम है हेडगेवार की बगिया का खिलता पुष्प, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। सीताराम और केशव ने पाठशाला में प्रवेश प्राप्त कर अक्षर ज्ञान किया। घर में उनके ऊपर माता पिता की तो धाक थी ही, परंतु उन्हें महादेव शास्त्री की लहरें भी झेलना पड़ती थीं। बड़े भाई के साथ अखाड़े में उतरना तो कोई बात नहीं थी, किंतु महादेव शास्त्री द्वारा गली के किसी शरारती गुट के लड़के को पीटने की आज्ञा देने पर यदि दोनों ने बाहें चढ़ाकर अपनी तैयारी नहीं दिखाई तो तुम लोग उसे ठोक कर नहीं आए तो फिर मेरे हाथ की खूब मार खानी पड़ेगी, यह धमकी भी उन्हें सुननी पड़ती थी। वे भली भांति जानते थे कि वह धमकी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगी। यह भी सत्य है कि वे दोनों ही किसी से भी दो हाथ करने से कतराने वाले नहीं थे, और इसलिए ऐसा अवसर सहसा नहीं आया कि महादेव शास्त्री को अपनी धमकी के अनुसार उन पर हाथ उठाने पड़ते। महादेव शास्त्री का क्रोधी स्वभाव अन्याय या अपमान होते ही ज्वालामुखी सा भड़क उठता था। एक बार एक निरपराध व्यक्ति को कुछ गुंडों द्वारा सताते जाते हुए उन्होंने 2 मंजिले से देखा। बस उनका क्रोध उबल पड़ा। उसी आवेश में सीधे नीचे रास्ते पर कूद पड़े और अपनी वज्र मुष्टि से उन गुंडों की ऐसी मरम्मत की कि उन्हें भागते ही बना। तेलंगी ब्राह्मणों का ज्ञान कोशकर द्वारा किया गया वर्णन कि स्वभाव से ये बड़े क्रोधी होते हैं, हेडगेवार की ओर देखने से सत्य ही प्रतीत होता है। बाल केशव पाठशाला जाने लगे थे। घर में भी स्तोत्र, श्लोक, राम रक्षा आदि के पाठ मिलने लगे थे। पढ़ाई के बाद अपने साथियों के संग गेंद टप्पा की प्रतिस्पर्धा में उनका मन रम जाता था। यद्यपि यह सत्य है कि विदर्भ और मध्य भारत प्रांत में तत्कालीन सामान्य समृद्धि की तुलना में हेडगेवारों का जीवन गरीबी का ही था, तो भी इतना ध्यान में रखना होगा कि उन्हें खाने पीने की कोई तंगी नहीं थी। उस काल के सस्तेपन ने गरीबों को बहुत सहारा दिया था। 1 रुपए में पक्के 1.25 मन से कुछ अधिक ज्वार, 12 से 15 सेर तक दूध तथा घी 12 आने में 1 सेर मिलता था। प्रचुरता का था वह काल। बालक 5-7 वर्ष से ही धोती पहनने लगते थे। एक धोती केवल 12 आने की मिलती थी, और यदि तनिक बारीक सूत का बढ़िया जोड़ मिल जाए तो 2.5 रुपए में। समय के सस्तेपन के साथ ही लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक कार्यों की ओर भी तथा समृद्धि के कारण दक्षिणा भी खुले हाथ से दी जाती थी। बलराम पंत ने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी। उसके कारण रेवती बाई अपने बच्चों को व्यायाम के बाद दूध पिलाने का लाड़ कर सकती थी। प्राथमिक शिक्षण यथाक्रम चालू रहते ही नागपुर में चेचक का प्रकोप हो गया। 8-9 वर्ष के सारे शरीर पर माता उमड़ आई। माता पिता की परिचर्या और प्रयत्न के कारण केशव उसमें से बच तो गया, किंतु चेचक अपनी निशानी उसके मुख पर अवश्य छोड़ गई। उसके बाद शीघ्र ही केशव का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब संध्या, पूजा, रुद्रपाठ इत्यादि ब्रह्म कर्म उन्हें नित्य नियम से सिखाए जाने लगे। बलराम जी के घर पुरोहितों का भारी आना जाना रहता था। वे लोग जब केशव के वेद पठन में स्वच्छ और शुद्ध उच्चारण की प्रशंसा करते तो माता पिता की छाती गर्व से फूल जाती थी। केशव धीरे धीरे अपने मित्रों के साथ हाथ में पहिया लेकर प्रातः मीलों दौड़ लगाने लगा। बड़े भाई की संगति में मलखम्ब की कुछ पकड़ें भी उसने सीख ली थी। केशव का प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होने के पूर्व ही सीताराम को अंग्रेजी पाठशाला में न भेजते हुए नागपुर के श्री रुक्मिणी मंदिर में स्थित वेदशाला में भर्ती करवा दिया गया। वह वेदशाला प्रसिद्ध घनपाठी विद्वान श्री नानाजी वजह के नेतृत्व में चल रही थी। उस काल की परंपरा के अनुसार तो केशव को भी प्राथमिक शिक्षण के उपरांत उसी वेदशाला में जाना चाहिए था, किंतु उसकी रुचि उस ओर विशेष नहीं थी। उसकी बातचीत में अपने मित्रों से सुनी हुई बाहर की राजनीति की बातें आने लगी थी, तथा केसरी का वाचन भी वह अत्यंत चाव से करता था। केशव की यह अभिरुचि माता पिता के ध्यान में आए बिना कैसे रह सकती थी, अतः उनका उस दिशा में विचार करना स्वाभाविक ही था। साथ ही
उन्होंने यह भी सोचा होगा कि कम से कम एक पुत्र को तो नई शिक्षा लें। समय की गति को पहचान कर उनका यह सोचना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। वैसे भी घर में सबसे छोटे बच्चे को सबसे अधिक प्यार करते हैं और फिर बाल केशव की बुद्धि तो उसे सहज ही सबके स्नेह और दुलार का पात्र बना देती थी। भाग 5 यहीं समाप्त होता है। भाग 6 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।